हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। 3 मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम के। फर्स्ट हमारा मेथड है स्टूडेंट्स इनकम मेथड, सेकंड एक्सपेंडिचर मेथड और थर्ड प्रोडक्ट या वैल्यू एडिड मेथड। तो सबसे पहले हम इनकम मेथड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इनकम मेथड से हम फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे। एनडीपीएफसी बोलते हैं उसे, डोमेस्टिक इनकम को एनडीपीएफसी बोलते हैं। जो एनडीपीएफसी होता है वो 3 चीज़ का सम होता है, ओएस, सीओई और एमआई। ठीक है, अब ओएस क्या होता है? ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, सीओई का मतलब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, एमआई का मतलब मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सरप्लस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप का ऐड होता है। ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो होती है, प्रॉपर्टी से जो इनकम मिलती है, हमें रेंट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है और रॉयल्टी मिलती है। ठीक है, ये मिलती है हमें किससे? ऑपरेटिंग सरप्लस, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से। जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, एंटरप्रेन्योर जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करता है और प्रॉफिट के भी 3 पार्ट होते हैं, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉरपोरेटेड टैक्स। अब जो रेंट होता है, फर्स्ट पहले तो ये समझ लेते हैं, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग हम यूज़ नहीं कर रहे, हम किसी और को यूज़ करवा रहे हैं, उसके बदले में जो रिटर्न मिल रहा है उसे हम रेंट कहेंगे। और इंटरेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, रेंट का मतलब मैंने अभी आपको बताया, हमारे पास कोई बिल्डिंग है, हम यूज़ नहीं कर रहे, कोई और यूज़ कर रहा है, उसके बदले में जो रिटर्न मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? रेंट। और इंटरेस्ट का मतलब अगर कोई भी पर्सन, अब हमारे पास कैपिटल है, हम यूज़ नहीं कर रहे, कोई और यूज़ कर रहा है, उसके बदले में जो रिटर्न मिलेगा वो हमारी इंटरेस्ट कहलाएगा। और रॉयल्टी का मतलब ये हो गया कि कोई भी रॉयल्टी, जब एक कंपनी बड़ी फेमस हो जाती है तो उसका नाम, जैसे सैमसंग, ठीक है, एलजी या फिर रिलायंस, ये कंपनी है, अगर हम कोई रिलायंस के पेन बनाना चाहें, क्या ऐसे ही बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो इसमें क्या होगा, रिलायंस वाले से पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी और फिर उसके बाद वो परमिशन देगा, उसके लिए अमाउंट लेगा, उसे रॉयल्टी कहते हैं। पहले रॉयल्टी का मतलब अलग होता था, किराया ही होता था पहले, लेकिन इसमें रॉयल्टी है। तो डिविडेंड, प्रॉफिट का वो पार्ट होता है स्टूडेंट जो शेयर होल्डर को पे किया जाता है, उसे डिविडेंड कहते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी जो फ्यूचर अपने आगे एक्सपेंड करने के लिए या फ्यूचर में आने वाले लॉस को बियर करने के लिए बचा के रखती है प्रॉफिट, उसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं, जो बचा के रखती है। कॉरपोरेटेड टैक्स वो टैक्स होते हैं जो फर्म द्वारा प्रॉफिट पर गवर्नमेंट को पे करने होते हैं, उसे कॉरपोरेटेड टैक्स कहते हैं। सैलरी एंड वेजेस इन कैश, हमने किसी भी एम्प्लॉय से या कर्मचारी से या हमने किसी भी लेबर से या एम्प्लॉय से काम करवाया, उन्हें कैश दे दिया, वेरी सिंपल। सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, हमने एक एम्प्लॉय से काम करवाया, हम उसे आने जाने की फैसिलिटी दे रहे हैं, लंच दे रहे हैं, यूनिफॉर्म दे रहे हैं, इन काइंड कहलाएगा, कैश को छोड़ के जो हम दे रहे हैं। ठीक है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बाय एम्प्लॉयर्स, हमने क्या करा, उसका मेडिकल इंश्योरेंस करा दिया, एलआईसी करा दी, प्रोविडेंट फंड में जो पैसे जमा कर रहे हैं, तो वो सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का पार्ट कहलाएंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का। नेक्स्ट है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम, नाम है इसका मिक्स्ड इनकम, ध्यान से सुनिएगा। मिक्स्ड इनकम इज द सम ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, बट इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट हाउ मच पार्ट अर्न बाय अ पर्सन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी and income from entrepreneurship, therefore it is known as mixed income. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी प्राइवेट टीचर होता है, डॉक्टर होता है, लॉयर होता है, तो वो रेंट से भी अर्न करता है और अपने एंटरप्रेन्योर से भी अर्न करता है, तो उसे मिक्स्ड इनकम का पार्ट माना जाता है। ठीक है, मिक्स्ड इनकम, क्योंकि इसमें ये कैलकुलेट करना मुश्किल होता है वो रेंट की वजह से पैसा ज़्यादा अर्न कर रहा है या अपने टैलेंट की वजह से ज़्यादा अर्न कर रहा है, इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो वो मिक्स्ड इनकम का पार्ट बन जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए, मैंने इसका एक थोड़ा सा सिंपल तरीका बनाया है कि एनडीपीएफसी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप ओएस, सीओई और एमआई को जोड़ दो। ओएस का मतलब रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा होगा, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। अगर प्रॉफिट भी दे रखा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी दे रखा है, तो हम इसे नहीं लेंगे, जो हेड है उसे ही लेंगे, इसलिए इसको बनाने का उद्देश्य होता है।
कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर आपको दे रखा है, सैलरी एंड वेजेस भी दे रखा है इन कैश, तो आप इसे नहीं लेंगे, सिर्फ इसे ले लेंगे जो हेड है। इसलिए इसे बनाया है, ताकि मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसे इसीलिए बनाया है ताकि आपको पता हो अगर ऑपरेटिंग सरप्लस आपको दे रखा है तो बाकी की ये चीज़ें कोई भी कंपोनेंट नहीं लेने हैं। अगर आपको कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखा है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी दे रखा है, तो आप ये नहीं लेंगे, सिर्फ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ लेंगे। क्लियर? तो ये हमने इसे ऐसे कैटेगराइज कर लिया। सीओई में सैलरी एंड वेजेस मोस्टली गिवन होगा क्वेश्चंस में, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बाय एम्प्लॉयर भी गिवन होगा। एमआई का मतलब मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो मैं समझा चुका हूँ आपको। क्लियर? देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? देखिए एक्सपेंडिचर मेथड सेकंड मेथड हम पढ़ रहे हैं ये। अब एक्सपेंडिचर में भाई हम पढ़ेंगे जीडीपी एमपी कैलकुलेट करेंगे। रीज़न जी क्यों निकालते हैं उसमें एनडीपी, इसमें तो फैक्टर इनकम थी तो सारी नेट निकाली, कोई ग्रोज निकालने की नीड नहीं पड़ी हमें, फैक्टर इनकम निकालनी है क्योंकि इसमें तो इनकम मेथड का मतलब फैक्टर इनकम, फैक्टर कॉस्ट पे निकला है इसलिए। लेकिन ये जीडीपी एमपी निकाल रहा हूँ भाई, मैं खर्चा कर रहा हूँ इस बार, खर्चे वाले मेथड से सीखना चाह रहा हूँ मैं। अब मैंने 1 अप्रैल को जो प्लांट परचेज करा है, 1 अप्रैल को, ठीक है, और 31 मार्च को तक के इसमें एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर मैं अप्रैल में प्लांट को परचेज करूँगा तो 31 को उसकी उतनी वैल्यू बचेगी? नहीं बचेगी, इसलिए इसमें ग्रोज वैल्यू लेते हैं सारी। और जो भी मैं खरीदूंगा वो किस पर खरीदना पड़ेगा? मार्केट प्राइस पर, तो इसलिए इसमें जीडीपी एमपी कैलकुलेट करते हैं। इसके बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट्स। पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उस एक्सपेंडिचर को कहते हैं जो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा किया जाता है। हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम करता है, और कंज्यूमर गुड्स को मैं पढ़ा चुका हूँ, वो 4 टाइप की होती है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज, वही इसमें आती हैं। क्लियर? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट होती है वो सोशल वेलफेयर पर भी स्पेंड करती है और कंस्ट्रक्शन पे भी खर्च करती है। फ्लाईओवर बना रही है, ओल्ड एज पेंशन दे रही है, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन तो रिकॉर्ड नहीं करी जाएंगी, लेकिन ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएंगे, ठीक है, सैलरी दे रही है, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। भाई नेट निकालने का तरीका मैंने आपको लास्ट उसमें भी सिखाया था भाई, एक वीडियो में। नेट को हटा दो, क्या बचा? एक्सपोर्ट, लिख दो उसका रिलेटिव, माइनस कर दो, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स जो आपका क्वेश्चन गलत होगा वो इसकी वजह से होगा, 4th पॉइंट की वजह से, ठीक है। तो इस 4th पॉइंट को आपको सही करना है। अगर ये सही हो गया आपका तो फिर क्वेश्चन सारा सही हो जाएगा। देखिए ये होता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 4 चीज़ों से जुड़कर बनता है। ग्रोस प्राइवेट बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा प्लांट एंड मशीनरी प्रोड्यूस करना, काम करना, वो सारी ग्रोस प्राइवेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाती है। गवर्नमेंट भी तो प्लांट एंड मशीनरी प्रोड्यूस करती है, उसके भी तो एंटरप्रेन्योर हैं बहुत सारे, तो वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट आएगी। इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, रेजिडेंशियल हम जो भी फ्लैट वगैरह बना रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में आएंगी वो। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इन्वेंट्री स्टॉक जिसे हम कहते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वही है। क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को घटा देंगे तो हमारा, उसे चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को। और चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। देखिए स्टूडेंट्स, ये ना हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड ही है। इन तीनों को जोड़ देंगे, अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट गिवन है तो आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट उसमें इंक्लूड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जिसे हम चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं, तो उसे ऐड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा क्या? ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, हमें तो चाहिए ग्रोज है भाई। अब आपको वही फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जो मैंने एक वीडियो बनाई थी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में आपको बताया है। अब नेट दे रखा है, नेट दे रखा है तो हमें नेट राइट हैंड साइड पे है, नेट हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, तो नेट के ऊपर कौन सा साइन है? प्लस, प्लस कर देंगे क्या? डेप्रिसिएशन। भाई ग्रोज बनाना है, टोटल बनाना है, और नेट दे रखा है तो जोड़ देंगे डेप्रिसिएशन को, ठीक है। अब ये ग्रोज बन गया यहाँ तक पहले तो, और फिर ये क्या बनाएंगे यहाँ पर? ये फिक्स्ड गिवन है, तो फिक्स्ड गिवन है तो चेंज इन स्टॉक भी ऐड कर देंगे। बस इन चीज़ को याद रखना है आपको। अगर ये एंट्री आपको याद रह जाती हैं नीचे वाली तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सही होगा, और गलत होगा तो सिर्फ लास्ट वाली एंट्री की वजह से गलत होगा, और इनकम मेथड में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये फटाफट से कॉपी करिए, फिर मैं आपको वैल्यू एडिड मेथड बता रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा स्टूडेंट्स, कॉपी कर लिया वो आपने। देखिए नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड जो है ना, वैल्यू एडेड मेथड वैसे तो बड़ा सिंपल मेथड है एकदम, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस मेथड को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए क्या क्या प्रॉब्लम होती है, मैंने कोशिश की है अप्रोक्स हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए, इसलिए इस मेथड में देखिए सबसे पहले वैल्यू एडेड एंड प्रोडक्ट मेथड। अब सबसे पहले इसमें भी बच्चों हम जीडीपी एमपी को ही कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी एमपी क्या होता है? वेरी सिंपल फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। अब इस फॉर्मूला को देखते हैं यार, ये तो बड़ा सिंपल है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो प्राइमरी सेक्टर का भी होता है, सेकेंडरी सेक्टर का भी होता है और टेरिशरी सेक्टर का भी होता है। इन तीनों सेक्टर को ऐड कर देंगे आप तो वो वैल्यू ऑफ आउटपुट पता लग जाएगा। ऐसे ही इंटरमीडिएट गुड्स भी प्राइमरी सेक्टर का भी होता है, सेकेंडरी सेक्टर का भी होता है और टेरिशरी सेक्टर का भी होता है। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो इंटरमीडिएट गुड्स पता लग जाएगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से टोटल जो ये आया हमारा माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट गुड्स इनके टोटल को, तो हमें पता लग जाएगा क्या? जीडीपी एमपी। देखिए नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है ना वो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है। ठीक है, अगर मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना है तो क्या पता वैल्यू ऑफ आउटपुट ना गिवन हो भाई हमें, तो हमें क्या गिवन होगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो आप क्या करोगे? सेल्स और चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दोगे और वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं स्टूडेंट्स। देखिए पहली कंडीशन, अगर व्हेन द एंटायर आउटपुट इज सोल्ड, अगर सारा का सारा आउटपुट बिक जाए बच्चों, ऐसा भी तो हो सकता है एक इकोनॉमी में हमने जितना प्रोड्यूस करा और वो सारा बिक गया, ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर में वो भी, तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स के इक्वल होता है उस कंडीशन में। अब एक क्वेश्चन भी आ सकता है, इन विच सिचुएशन वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, तो आप बता सकते हो व्हेन द एंटायर स्टॉक सोल्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन द एंटायर आउटपुट इज नॉट सोल्ड, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है, एक साल में हमने जितना प्रोडक्शन किया है वो सारा का सारा बेच देना। अगर नहीं बिकता है एक अकाउंटिंग ईयर में तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला हमारा बन जाता है क्या? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। यानी चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या समझे आप? अनसोल्ड स्टॉक ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो यानी ये आपको क्लियर रखना है। इसकी जगह चेंज इन क्लोजिंग, वो चेंज इन स्टॉक की जगह आपको क्या गिवन हो सकता है? अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम बच्चों ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी, और चेंज इन स्टॉक का मैंने आपको फॉर्मूला बता ही रखा है ना, क्या होता है बताएंगे आप? बोलो भाई, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये चेंज इन स्टॉक हो जाएगा। तो आपको चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन है तो क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा। क्लियर हो गया ये यहाँ तक? नेक्स्ट, अगर आपको सेल्स गिवन है, ठीक है, तो उसमें एक्सपोर्ट को अलग से आप इंक्लूड नहीं करोगे। अगर आपको सेल्स गिवन है तो एक्सपोर्ट को आप अलग से इंक्लूड नहीं करोगे उसमें, इसे आपको टोटल सेल एज्यूम करना है। ये टोटल सेल्स है आपकी, इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको डोमेस्टिक सेल गिवन है, सेल्स गिवन नहीं है इस बार, क्या गिवन है? डोमेस्टिक सेल्स। अगर डोमेस्टिक सेल्स गिवन है तो एक्सपोर्ट को शुड बी इंक्लूड किया जाएगा भाई उस कंडीशन में। यानी टोटल सेल्स अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो कैसे करोगे? डोमेस्टिक सेल्स और प्लस एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये है हमारा सेल्स निकालने का। तो मैंने बच्चों आपको पहले जीडीपी एमपी में बताया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट के बारे में बताया, तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट वाला प्रोसेस था ये यहाँ तक हमारा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बस सेकंड थिंग, क्या होता है? सेकंड क्या है हमारे पास? इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया या इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, एक ही मतलब होता है। अगर आपको देखिए इंटरमीडिएट गुड्स गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स ही गिवन है आपको या कंजम्पशन गिवन है, तो आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी गिवन है। दो चीज़ गिवन है भाई, कन्फ्यूजन होगी ना, ये तो दोनों ही गिवन है। तो आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं लेना है, इंटरमीडिएट गुड्स लेना है बस। ठीक है, उस कंडीशन में इंटरमीडिएट गुड्स को ही लेंगे। अब क्लियर हो गया पहले तो। फिर नेक्स्ट, अगर आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है तो आप इंपोर्ट को अलग से इंक्लूड नहीं करोगे, उसमें इंपोर्ट नहीं आएगा फिर, यानी इसमें सब कुछ इंक्लूड है। ठीक है, इसमें इंपोर्ट भी इंक्लूड है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स में ही ऑलरेडी, तो ये देखा है एज इंपोर्ट आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है,
हाउएवर इफ द डोमेस्टिक परचेज आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड, आपको डोमेस्टिक परचेज को मेंशन कर रखा है, स्पेशली उसने डिटरमाइन कर रखा है, बता रखा है कि भाई ये डोमेस्टिक परचेज है, तो आप इंपोर्ट्स को ऐड करोगे। क्लियर? तो इंपोर्ट्स ऐड करा जाएगा। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ है GDP-MP। देखिए डीपी जो होता है ना VA के इक्वल होता है, वैल्यू एडिड और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ही होता है, तो मैं GDP के इक्वल GVMP भी लिख सकता हूँ। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, और माइनस हम क्या कर देंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को हम क्या कहते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। याद रखना है एक चीज और, क्या डीपी इज इक्वल टू क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसके इक्वल होता है ये, VA के, जिसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडिड। ठीक है, तो याद रखना GDP-MP की जगह आपको GVMP भी गिवन होता है। ये एक फॉर्मूला बन गया है आपका, GVMP इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो ये हमारे तीनों मेथड्स आज फिनिश हो चुके हैं, तो ये आपको समझ में आए। अब इसके नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, उसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, इन मेथड्स के। ठीक है, और सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें और सही से इसे कॉपी भी कर लें, समझें इनको, और जो समझ में नहीं आ रहा है या कोई आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगा विदिन 24 आवर्स। क्लियर? तो कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स इसे। थैंक यू।